बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किरचॉफ्स के नियमों को समझा और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी समझे थे। अब उससे आगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने दिया था उसको समझते हैं, और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन जो है उन्हीं प्रोफेसर साहब का नाम है और हमने उसके आगे लगा दिया है ब्रिज, सेतु। तो यहां पर क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं, उनको एक चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदेश लगाया जाता है। और इन 4 प्रतिरोधों में यदि कोई एक प्रतिरोध अननोन हो, यानी उसके अज्ञात हो, तो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल क्या है, उस प्रिंसिपल को कैसे निकालते हैं, या उस पर आधारित कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। 1 या 2 न्यूमेरिकल भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले तो हमने जो नोट कर रखा है उसको देख लेते हैं। क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने किया था। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, और इस पर आधारित प्रैक्टिकल भी है। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। रचना मतलब व्हीटस्टोन सेतु की रचना कैसे की जाती है, कब ये हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसको देखना है। तो सेतु के 4 प्रतिरोध जिनका नाम दिया गया P, Q, R तथा S, चतुर्भुज की 4 भुजाओं AB, BC, AD तथा CD के अनुदिश चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। इस तरह से हमने 4 प्रतिरोधों का एक चतुर्भुज बना लिया है। बिंदुओं A और C के बीच में एक सेल लगा देते हैं कुंजी के साथ, तथा बिंदुओं B और D के बीच हम धारामापी लगाते हैं। धारामापी की सहायता से हम धारा की दिशा को सेंस कर सकते हैं, या इससे धारा का मान भी, यानी बहुत कम धारा सर्किट में प्रवाहित हो रही है उसका भी हम मान इससे पता कर सकते हैं। तो ये चित्र बना हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगे हुए हैं PQRS, और बिंदुओं A और C के बीच में हमने एक सेल और कुंजी लगा रखी है, और बिंदुओं BD के बीच जो है मैंने धारामापी G को लगा रखा है। यह चित्र बनाना पड़ता है परीक्षा में। अब इसका सिद्धांत क्या है? देखिए, इसका सिद्धांत जो है संतुलन पर आधारित है। वो संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है इसको देखते हैं। तो यहां पर यह सेतु संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोधों PQ के मान को स्थिर रखते हुए, PQ के मान को हमने स्थिर रखा, संतुलन प्राप्त करना है ना, तो हमने PQ को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध R का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित न हो, अर्थात बिंदु B और D के विभव समान हैं। धारामापी में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब बिंदु B और D समान विभव पर हैं। मतलब विभवांतर B और D के बीच विभवांतर 0 है। देखिए, धारा तभी प्रवाहित होती है जब किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। हमने क्या किया, PQ को स्थिर रखते हुए R के मान में परिवर्तन करेंगे और ये प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि G जो है, जो धारामापी है, इसमें कोई धारा प्रवाहित न हो। यदि ऐसा हमें प्राप्त हो गया तो इसका मतलब हमारा सेतु, हमारा ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था में इन प्रतिरोधों में क्या अनुपात होता है, P/Q बराबर होता है R/S।
इस स्थिति में यदि कोई बी डी पथ में कोई प्रतिरोध लगा हुआ होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बी डी पथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है P बटे Q बराबर R बटे S। ये हमें लिखना है सिद्धांत में। संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोधों P तथा Q के मान को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध R का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित न हो, अर्थात बिंदु B और D समान विभव पर हों। तो P बटे Q बराबर R बटे S चित्र बना करके यदि इतना भी लिख दोगे तो भी समझो आपने सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल है, वो लिख दिया। अब ये जो आया है P बटे Q बराबर R बटे S, ये कैसे आया है, कैसे इस संबंध को प्राप्त करेंगे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो है सूत्र स्थापित कीजिए। तो आइए उसी को समझते हैं कि ये कैसे करेंगे। चित्र हमारा यही बना रहेगा और इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और डेरिवेशन एकदम से आसान है। यदि आपने किरचॉफ के नियम समझ लिए हैं तो उसी के आधार पर हम इसका जो है डेरिवेशन आसानी से कर सकेंगे। देखिए, और चित्र भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना। हाँ जी, देखिए यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं डेरिवेशन, यानी उत्पत्ति। माना सेल परिपथ में धारा आई, ये कैपिटल लिख रखा है, कैपिटल लिख दीजिए। धारा माना सेल परिपथ में धारा आई भेज रहा है, यह धारा देखिए बिंदु ए पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, I1 और I2। बिंदु ए पर दो भागों I1 तथा I2 में विभाजित हो जाती है। इसको लिखना कोई मुश्किल नहीं है। अब हम किरचॉफ का जो है लूप रूल है उसको लगाएंगे और ये लूप लेंगे A B D A, किरचॉफ के लूप नियम से लूप कौन सा ले रहे हैं? A B D A में। अब धारा की दिशा में हम जा रहे हैं। देखिए A से B गए तो ये हो जाएगा I1 इंटू P। इस BD में कोई प्रतिरोध नहीं है और होता भी तो धारा का मान तो शून्य ले रखा है ना। अब हम आएंगे BD में कोई प्रतिरोध नहीं है तो DA में हम जाने पर क्या है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए लिखा जाएगा -I2 इंटू R। कोई इसमें विद्युत वाहक बल से नहीं लगा है तो बराबर लिख देंगे शून्य के। तो ये हो गया I1 P बराबर हो जाएगा I2 R, समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे लूप दूसरा, इधर वाला BCDB, लूप BCDB में B से C गए। यहां भी देखिए जब कोई धारा इधर नहीं गई तो I1 यहां से आई तो I1 BC में भी होगी, तो I1 इंटू Q। जब यहां पर आ रहे हैं तो देखिए I2 धारा इधर से आ रही है और हम C से D जा रहे हैं, धारा की दिशा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -I2S।
बराबर ये भी शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। तो I1 इंटू क्यू बराबर हो गया I2 इंटू एस। समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को भाग दे दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए I1P बटे I1Q बराबर हो गया I2R बटे I2S। तो ये कट गया I1 I2 तो ये हमें संबंध प्राप्त हो गया P बटे Q बराबर हो गया R बटे S। ये कंडीशन संतुलन की प्राप्त हो गई है। यही यहां लिख सकते हैं, यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की शर्त है। यानी संतुलन के लिए P बटे Q बराबर होना चाहिए R बटे S के, या कहें P गुणा S बराबर होना चाहिए R गुणा Q के। इसे गुणा कर दें, P गुणा S बराबर R इंटू Q। इस सिद्धांत पर इस जो है दो उपकरण हैं, एक तो है मीटर ब्रिज, दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब सिलेबस में नहीं है, मीटर ब्रिज सिलेबस में है, जो कि इसी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहां पर कुछ हमें महत्वपूर्ण बातें माइंड में रखनी चाहिए, जो कि मैंने नोट भी कर रखी हैं। देखिए वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए धारा इसमें जो है जो प्रवाहित हो रही है, यानी सेल जो धारा दे रहा है वो बिंदु ए पर आकर के दो भागों में बट गई। ये तो सब बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे जो हम प्रतिरोध का मान निकालेंगे वो एकदम सही आना चाहिए। अर्थात हमारा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सुग्राही होना चाहिए। तो इसकी सुग्राहिता के लिए ये जो प्रतिरोध हैं वो समान रेंज के होने चाहिए, उनका परिसर समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ये 2 ओम है और ये 5000 ओम हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2 है तो ये भाई 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। ये यदि 50 ओम है तो ये 100 ओम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 ओम हो सकता है। ये नहीं कि पहला जो है मान लिया प्रतिरोध P का मान 2 ओम है और दूसरा जो है BC पर लगा प्रतिरोध जो है वो 5000 ओम का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हमारा ये जो सेतु है प्रतिरोध का सही मान नहीं दे पाएगा। तो इसकी सुग्राहिता के लिए भुजाओं के प्रतिरोध समान परिसर में होने चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरा, संतुलन की अवस्था में यानी P बटे Q बराबर R बटे S, यदि ऐसा है तो धारामापी और ये सेल की स्थितियों को परस्पर बदल दें तो संतुलन की स्थिति प्रभावित नहीं होती है। मतलब क्या कर दें, देखिए जरा समझिएगा। हमने सेल की जगह क्या लगा दिया, अब धारामापी लगा दिया, यहां लगा दिया धारामापी, है ना, और जहां पर धारामापी लगा था वहां सेल लगा दिया। ये परीक्षा में पूछा जाता है अलग से प्रश्न, है ना। ये ऐसा कर दिया, तब भी धारामापी तथा सेल के की जो पोजीशन है, स्थितियां हैं, परस्पर हमने बदल दी, तो भी हमारा ये सेतु संतुलन की अवस्था में ही रहेगा। P बटे Q बराबर R बटे S ही रहेगा। अर्थात संतुलन की स्थिति में सेल तथा धारामापी की पोजीशन आपस में बदल देने पर, अर्थात धारामापी की जगह सेल, सेल की जगह धारामापी लगा दें, तो भी इसकी संतुलन की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि यहां से अब धारा इधर को चलेगी और फिर मान लिया धारा I1 इधर जा रही है तो I2 इधर जाएगी, है ना। ऐसा मतलब धारा की दिशा तो बदल जाएंगी अब परिपथ में,
इस सेल के अनुसार जो है यहाँ पर I1 आ जाएगा, यहाँ जो है I2 आ जाएगा, यानी संतुलन की अवस्था वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि पहले जो है सेतु संतुलन में था। तो धारामापी और सेल की स्थितियां परस्पर बदल देने पर इसकी संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतुलन की अवस्था में यदि ये संतुलन की अवस्था है और हम सेल यहीं लगा देते हैं और यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये धारामापी भी लगा हुआ है, ये प्रतिरोध मान लिया इसका नाम मान है T, प्रतिरोध लगा दिया गया। तो ये तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि यदि ये संतुलन की अवस्था में है तो BD भुजा में लगे हुए प्रतिरोध को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कब नहीं होती? जब संतुलन की अवस्था होती है तब, यानी P/Q बराबर है R/S, तो ऐसा होता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति आती है, यानी व्हीटस्टोन सेतु का कोई क्वेश्चन है और संतुलन की अवस्था भी प्राप्त हो रही है, अर्थात P/Q बराबर R/S हमें मिल रहा है, तो हम BD यानी पांचवा जो प्रतिरोध है जो कि BD भुजा के अंदर से लगा हुआ है उसको हम छोड़ सकते हैं। यही लिखा हुआ है। संतुलन की अवस्था में A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बिंदुओं B तथा D के बीच लगा प्रतिरोध छोड़ा जा सकता है। अब इसी बात पर आधारित एक मैंने प्रश्न नोट कर रखा है, जो अभी पॉइंट बताया उसी पर आधारित। देखिए, एक चित्र बना रखा है और चित्र में 5 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र बना हुआ है और हमें क्या करना है, परिपथ में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और ये हमारा है प्रश्न नंबर 1। ये देखिएगा, अब मैंने फिर से चित्र बना दिया है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। यहां पर 2 ओम है, यहां पर 4 ओम है, यहां पर 3 ओम है, यहां पर 6 ओम है और ये 5वां प्रतिरोध 10 ओम का है। अब ऐसा कोई चित्र बना हुआ है ना, तो उसको देखिए। पहले तो देखिए 5 प्रतिरोध हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है और संतुलन में है या नहीं है, इसके लिए देखिएगा। मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। तो देखिएगा R1/R2 क्या R3/R4 के बराबर हैं? यदि हैं तो फिर ये वाला R5 हम छोड़ देंगे और वो हमें मिल भी रहा है। देखिए 2/4 बराबर है 3/6 के, बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2, यही संतुलन की अवस्था है। अर्थात अब हम ये R5 है उसको हम छोड़ दे रहे हैं और छोड़ने का मतलब इसको हटा दीजिए, ऐसे चित्र से हमने मिटा दिया। अब हमें बिल्कुल फिगर से क्लियर हो जाएगा कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन से समांतर क्रम में है। देखिए, तभी तो हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर पाएंगे। पहले जो चित्र बना हुआ था वो कुछ भी नहीं था, मतलब न तो संतुलन वो समांतर क्रम बन रहा था, न ही श्रेणी क्रम बन रहा था। लेकिन अब क्लियर हो गया। देखिए, A से आइए, यहां से चलिए, 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर को जाना है, एक इधर को जाना है। तो इस रास्ते में, ऊपर वाले रास्ते में चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, B पर पहुंच गए। रास्ते में 2 प्रतिरोध हमें मिले, इसका मतलब R1 और R2 ये श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि यहां पर धारा 2 भागों में बट गई, 2 रास्ते हो गए। इसका मतलब ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आपस में समांतर क्रम में निश्चित रूप से होंगे। लेकिन दूसरे नीचे वाले रास्ते में देखिए, एक 3 ओम का प्रतिरोध पड़ा और फिर आगे 6 ओम का प्रतिरोध पड़ा। कोई रास्ता नहीं बदल रहे हैं, उसी रास्ते में लगातार जा रहे हैं, B पर पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में है। तो R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो R डैश निकाल लीजिए। R1 + R2 हो जाएगा, यानी 2 + 4 बराबर 6 ओम हो जाएगा। नीचे वाला R डबल डैश बराबर हो जाएगा R3 और R4, जो कि 3 + 6 9 ओम हो गया। अब ये R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में है और 2 प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है। तुल्य प्रतिरोध
आर बराबर हो जाएगा आर डैश इंटू आर डबल डैश बराबर हो जाएगा आर डैश प्लस आर डबल डैश। ये सूत्र डायरेक्ट लगा देते हैं। बस मान रख दीजिए, हमें तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच पता लग जाएगा। आर डैश का मान है 6, आर डबल डैश का मान 9 है बटे 6 प्लस 9। तो ये हो गया 6 गुणा 9 बटे 6 15, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 ओम हो गया तुल्य प्रतिरोध। ऐसे लिख सकते हैं या फिर बहुत आसान है, लेकिन हमें पहचानना पड़ता है कि क्या व्हीट स्टोन सेतु बन रहा है या नहीं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो ये सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध, इसका नगण्य मानकर निम्नलिखित की गणना कीजिए। 5 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ये जो सेल के पास में ही लगा हुआ है, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदुओं ए और सी के बीच विभवांतर क्या है, बिंदुओं ए और सी के बीच विभवांतर क्या है। और दूसरा है, यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए, यहां पर तोड़ देंगे हम परिपथ, तो भुजा एडी में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। हालांकि यहां पर 5 प्रतिरोध नहीं है, है ना। देखिए, वैसे ये था तो व्हीट स्टोन सेतु हुई, क्योंकि 45 बटे 15 बराबर है 9 बटे 3 के। 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 बराबर 3, यानी संतुलन की अवस्था का प्रश्न है। इसलिए और बीडी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं दिया गया है, और दिया भी गया होता, यहां पर मान लिया लगा दिया गया होता ऐसे प्रतिरोध कुछ, तो हम इसको छोड़ देते, क्योंकि हमने देख लिया कि 45 बटे 15 बराबर है 9 बटे 3 के, तो ये बीडी के बीच लगा प्रतिरोध हम छोड़ देंगे। तो अभी जैसा प्रश्न लगाया था वही सिचुएशन बन रही है। देखिए, यहां पर इधर जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो 45 का है, ये 9 है, और ये वाला आपका 3 है, ये 9 है, ये 45 है, और ये 15 है। यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी। यहाँ पर ये 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये सेल है 3 वोल्ट का। अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध पहले निकालें, सर्किट का, पूरे परिपथ का, इसमें 5 ओम भी जुड़ जाएगा। पहले तो इसका निकाल लीजिए, जैसे मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो R1 R2 क्या है, देखिए श्रेणी क्रम में है भाई। ये पर विद्युत धारा 2 भागों में बंट जाएगी, तो ये वाला ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगी, लेकिन R1 R2 तो श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो R डैश का मान आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर आ जाएगा 45 प्लस 15, ये हो जाएगा आपका 60। अब ये भी श्रेणी क्रम में है, R डबल डैश बराबर हो जाएगा R3 प्लस R4 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3, ये हो गया 12। अब चूंकि R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध हम इसको R ट्रिपल डैश लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा R डैश इंटू R डबल डैश बराबर R डैश प्लस R डबल डैश बराबर R डैश का मान है 60, 12 बटे 60 प्लस 12, ये हो गया आपका 60 गुणा 12 बटे, ये कितना हो गया 72 हो गया, है ना। अब इसको काट लीजिए, 72 6.7, यानी ये हो गया 10 ओम। इसका हमें पूरा प्रतिरोध जो आ गया है, इसका वो कितना आ गया 10 ओम आ गया है। जब हमने इसका प्रतिरोध निकाल लिया तो नया परिपथ हमारा क्या बन जाएगा, वो जरा देखिएगा, हम यहां पर बना के दिखा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, यहां पर अब एक प्रतिरोध हो गया इसकी जगह पर, और जिसका मान आया है 10 ओम। यहां पर 5 ओम लगा हुआ है,
और ये हमारा एक सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का। अब देखिए सेल से चलिए 5 ओम और यहां पर आए तो यहां भी उसी रास्ते में बिना रास्ता बदले हम पहुंच गए 10 ओम पे। इसका मतलब 5 ओम और 10 ओम ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है 10 और 5, 10 + 5 यानी 15 ओम हो गया। अब 5 ओम में विद्युत धारा निकालनी है। पहला पार्ट है कि 5 ओम में विद्युत धारा I इसको लिख देते हैं, I बराबर हो जाएगा 3 बटे कुल प्रतिरोध कितना आया 15 है ना। I बराबर V बटे R होता, 3 कर दीजिए बचता 1 बटे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। अच्छा, अब यही धारा इन दोनों प्रतिरोधों में ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाले ब्रांच में बट जाएगी, है ना। तो यहां पर हमें और क्या करना है, ए तथा सी। अब ए और सी के बीच विभवांतर पता करना है। बहुत आसान है, देखिए भाई यही तो हमारा ए बिंदु है, ये सी बिंदु है। ए सी के बीच में पूरा तुल्य प्रतिरोध आ गया है 10 ओम का और इसी के बीच हमें विभवांतर पता करना है। तो पहले तो हम इसके 5 ओम के सिरों पर विभवांतर पता कर लेते हैं। धारा कितनी है 1 बटे 5 एम्पियर है। तो यहां पर V1 बराबर पता कर लेते हैं और ये हो जाएगा मान लिया V2। तो V1 बराबर हो जाएगा I जो अभी आया था I गुणा R 5 है। तो I का मान आया 1 बटे 5 गुणा 5 ओम के नियम से है ना, V बराबर है IR है ना। I का मान हमने रखा और जो R आया था ये वो जो है 15 ओम था, हमें उसको नहीं रखना है क्योंकि हमें इस 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर जो है विभवांतर पता करना है। तो इसलिए इसमें प्रवाहित धारा गुणा इस प्रतिरोध का मान, है ना। ये तो तुल्य प्रतिरोध है, पूरे सर्किट का प्रतिरोध है ये, है ना। हमें R5 वाला यानी 5 ओम वाला प्रतिरोध लेना है। तो ये कट गया तो V1 बराबर हो गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यहां पर था कितना 3 वोल्ट, तो बाकी बचा हुआ इधर चला जाएगा, है ना। तो 10 ओम या कहें AC के भी दूसरा पार्ट है इसका, A तथा C बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट यहां है, तो इसमें से 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 वोल्ट हो गए। 2 वोल्ट का विभवांतर ए और सी के बीच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा है अगले में कि यदि बिंदु बी पर परिपथ को तोड़ दिया जाए, जरा तोड़ दीजिए बिंदु बी पर, तोड़ दिया। ये बिंदु बी पर हमने परिपथ को तोड़ दिया। अब क्या होगा, धारा यहां से आएगी, ऊपर जाएगी नहीं, कहां जाएगी, एडी में जाएगी और फिर डीसी में जाएगी। मतलब ये वाले प्रतिरोध हमारे परिपथ में रहेंगे ही नहीं। 45 और 15 ओम के प्रतिरोध परिपथ में नहीं रहेंगे। परिपथ में कौन से प्रतिरोध होंगे, 9 ओम, 3 ओम और 5 ओम। और देखिए सेल से चलिए, सेल से चले ऐसे गए, 5 ओम पड़ा, फिर 9 ओम पड़ा, फिर 3 ओम पड़ा और फिर सेल पे वापस लौट गए। ये सारे एक ही रास्ते में पड़े हैं, अतः ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। तो विद्युत धारा का मान पता करना है फिर से, तो इसलिए हमें तुल्य प्रतिरोध फिर से निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए तीसरे पार्ट के लिए हम कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध ये है हमारा 9 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। तो 9 3 12 5 17 ओम हो गया प्रतिरोध। अब इस समय जब हमने बी पर परिपथ को तोड़ दिया है तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी,
भुजा एडी में विद्युत धारा। देखिए जितनी जितनी विद्युत धारा सेल देगा वो पूरी की पूरी भुजा एडी में जाएगी और कोई रास्ता ही नहीं है। सेल यहां से धारा देगा वो पूरी की पूरी 9 ओम में जाएगी, 3 ओम में जाएगी, वापस लौट करके सेल में पहुंच जाएगी। तो मतलब यही प्रतिरोध हम प्रयोग करेंगे विद्युत धारा निकालने के लिए। I बराबर हो जाएगा 3/17। सूत्र वही है V/R। तो V का मान 3 है और R जो आया है हमारा अब इस समय वो आया है 17। तो इतने एम्पियर धारा तब प्रवाहित होगी जब बिंदु B पर परिपथ को तोड़ दिया जाए। तो इस तरह से बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित, लेकिन तभी होते हैं जब वो संतुलन की अवस्था में हो। और यदि संतुलन की अवस्था में नहीं है, एक प्रश्न हम वो भी करवाएंगे जब जो है सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होता है, तो किस तरह से किरचॉफ के नियम लगा करके विभिन्न जो है शाखाओं में विद्युत धारा का मान निकालते हैं। और यदि संतुलन की अवस्था है, P/Q बराबर R/S प्राप्त हो रहा है, तो एकदम से आसान है, बस पहचानने की जरूरत है कि संतुलन की अवस्था है या नहीं है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन सेतु का वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मीटर ब्रिज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।